नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं RSN सिंह जी। आपको ये भी याद दिला दें कि आप एक QR देखेंगे। ये QR जो है वो हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 जिसकी की थीम शत्रु बोध है, उसको सपोर्ट करने के लिए है। यह राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 7, 8, 9 नवंबर को है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आपको ये सपोर्ट का भी लिंक मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो स्वागत कर रहा हूँ कर्नल RSN सिंह जी का। और आज हमारा विषय है कि ये जो मालेगांव केस था, इसमें क्या संघ को पूरी तरह से समाप्त करने की, मोदी को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश थी? जो निर्णय आया है उससे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। बिल्कुल सर, आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और बिल्कुल ऐसा लगता है और मेरे भी विश्लेषण में कुछ तब्दीलियां आती रही हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मालेगांव 2 यानी कि 2008 में करवाया गया था 26/11 को मैं एक बार क्रेडिबिलिटी। दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मालेगांव के भी 2 धमाके हुए थे। एक मालेगांव 1 था जो 2006 में हुआ था और एक मालेगांव 2 था जो 2008 में हुआ था। और मालेगांव 2 और मोडासा ये साथ साथ हुए थे। और उसके अतिरिक्त ये जो हिंदू सैफरन टेरर जिसको बोलते हैं, ये भगवा आतंकवाद, उसमें 3 और हैं। एक मक्का मस्जिद, एक अजमेर और एक समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। जी प्लीज कंटिन्यू। तो शुरुआत में मैं आपके दर्शकों को ये कह दूं कि देखिए, ये जो कुछ भी खुलासे हुए हैं और हुए हैं, ये इनके एक्विटल के बाद, पुरोहित और ये स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा के एक्विटल के बाद और भी कुछ लोग, तो ये कहा जा रहा है कि भाई इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। अब मेरा अपना मानना है कि ये केवल एक माफीनामा या अपोलॉजी का मामला नहीं है, ये एक देशद्रोह का मामला है। और इसको जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी मुखिया है ये जो विदेशी महिला है, मैं आगे इस पर और चर्चा करूंगा। इन सब को मतलब दे शुड बी बिहाइंड बार्स फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। और आप देखिए कि ये विदेशी महिला जो है, हमारे यहाँ विदेशी महिलाएं पहले भी आती रही हैं, वो बड़े पूजनीय थे। बहुत एनी बसंत देखिए, वो भी एक विदेशी महिला है, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो अच्छे अच्छे परवरिश की थी। डॉटर थी और उसने जब वो कांड हुआ था, तो उसने उसने ये बिल्कुल खुलकर उसने ये बात कही थी कि ये हिंदू जेनोसाइड। तो उसके पहले सिस्टर निवेदिता का ले लो, ये सब सनातन से इतने प्रभावित लोग थे। दूसरा आप वो देख लिए, ये सावित्रीबाई खनोलकर, वो एक स्विट्जरलैंड में बड़ी हुई और उसके बाद वो एक आर्मी ऑफिसर भोसले साहब से जो सैंडर्स में थे, इनका लव अफेयर शुरू हुआ जब वो कभी छुट्टी में गए थे। एंड देन शी केम टू इंडिया और उसके बाद वो बिल्कुल मतलब साध्वी बन गई और सनातन की वो पुजारी ही नहीं, एक बहुत बड़ी विद्वान, संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान। और जब भारत को आजादी मिली तो उनको कहा गया कि आप ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, इसको आप डिजाइन कीजिए। उन्होंने परमवीर चक्र को डिजाइन किया है, विच हैज गॉट ए थीम ऑफ दधीची, द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। और भाग्य का खेल देखिए कि द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र वो उनके सन इन लॉ का भाई था, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ पर आई हैं
लेकिन ये महज केवल माफीनामा और अपॉलजी का मामला नहीं है। जब ये आपके मित्रोखिन पेपर्स जब हुए तो आपने उसको नकार दिया। जब बाकी और चीजों में इसके इन्वॉल्वमेंट की बात आई तो विदेशी महिला की आपने सब कुछ नकार दिया। ये मित्रों जाके पेपर्स में सीक्रेट क्या क्या आया एमओयू, था सर? नहीं वो मित्रकिन पेपर्स से कि ये कैसे इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे और इसको काम, जब ये इंग्लैंड में थी उसी समय से इसको ये नर्चर कर रहे थे और किस तरह से इसकी शादी करवाई गई इन्हों एक तहत के, एक पूरी योजना के तहत। और मैं जानता हूँ, आई न्यू कुछ एक जरिए से, मैं वो जो टीएन कॉल थे उनका क्या रोल था इसमें, तो शी वॉज प्लांटेड हियर। तो मित्रुकिन पेपर्स, आप बताइए ना, इतनी मोटी किताब है मित्रुकिन पेपर्स की, उसमें एक चीज मतलब क्या है, फैब्रिकेट करके कोई लिख देगा? हम्म। ठीक है सर, ये तो सबको, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्चुअली आप देखो, ये जब इसने सीक्रेट एमओयू साइन किया ना ये अपने बेटे के साथ, एक्चुअली हर गेम वाज अप, हर गेम वाज अप एंड शी शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। एक चीज लेकिन बताएं ये मुझको कर्नल साहब, कि ऐसा कैसे है कि अभी तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को वो जो पेपर साइन हुआ है, जो पैक्ट साइन हुआ है, उसका उसके कंटेंट्स पता नहीं चले? पता तो चल गए होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इनको पता नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी हमारी असफलता है। ये एक हमारी बहुत बड़ी असफलता है, इसमें कोई हाँ, दो राय नहीं है। इसी का फॉलो अप पूछता हूँ आपको कि इसी तरह के पैक्ट्स इन्होंने कई और कंट्रीज के साथ में भी साइन किए हैं, और वो पब्लिक नॉलेज में है, तो ये भी उसी तरह का ही होगा। और और उसमें एंड दो चीजें वेरी सिग्निफिकेंट, कि लश्कर तोयबा के साथ भी उन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है, और एक अच्छा, सीक्रेट एमओयू, हाँ एक सीक्रेट जो ये सीक्रेट एमओयू ये साइन किया है, इट इज जस्ट बिफोर 26/11। ठीक है हम्म, सर। हम्म, तो आप देखिए, तो मैं कह रहा था कि देखिए क्या है कि हमारा पहले, मेरा अपना मानना था, विश्लेषण था कि ये मालेगांव 2 जो 2008 में करवाया गया, आपने सही कहा, एक 2006 में मालेगांव करवाया गया था। तो 2008 वाला मालेगांव जिसके तहत ये पुरोहित और ये सबको वहां पे इन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया, उनको उनको पकड़ने का, उनको गिरफ्तार करने का, टॉर्चर करने का। तो मैं सोचता था कि वो इट इज अ परकर्सर टू 26/11, क्योंकि 2009 के इलेक्शन में इनको लगा कि हम 2004 में तो आ गए पावर में किसी तरह से जोड़ घटाव करके, मतलब जस्ट इट वाज आई मीन इट वाज गुड फॉर्च्यून, आउट ऑफ द ब्लू। आपको तो मालूम है इनके पास सीट्स कितने थे, 141, 41, 42 कुछ ऐसे थे। बाकी वो चर्च वाला जो था आपको, राजशेखर रेड्डी, ही डिलीवर्ड अ ब्लॉक ऑफ 30 सीट्स। तो उसको उसका उसका दुनिया से जाना तय था, बिकॉज वो नेचुरली वो ही वाज वांटिंग हिज प्राइस। तो खैर वो बात अलग है। तो मैं सोचता था कि ये 2009 के चुनाव के लिए ये सब तैयारी की गई थी, कि इनको उम्मीद नहीं थी कि 2009 में हम जीत पाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये 2004 से ही इन्होंने इस विदेशी महिला और इसके जो जो इनर पाकिस्तान के जो हिस्से हैं, जिसमें कई इसके मंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने यही राजनीति की है, इनर पाकिस्तान की राजनीति। और इनर पाकिस्तान की राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर, वो दूसरे दूसरे उसमें वो करते हैं, तरीके से करते हैं। तो 2004 से ही ये सक्रिय हो गए थे कि इसको अगले चुनाव के पहले तक इसको बिल्कुल, हमको पहले पूरे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मदुरई में, हैदराबाद में, बंगलुरु में, उधर पुणे में, औरंगाबाद में, मुंबई में, उस तरफ अयोध्या में, वाराणसी में, आसा,
आसाम में चारों तरफ करवा दो और फिर एक समझौता भी करवा दो और उसके बाद फिर उसको आप एक एन मौके पर उसको एक टर्न दे दो आप हिंदू टेरर का। सो शी हैड प्लानिंग। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि देखिए जो 26/11 हुआ था, तो 26/11 आप बताइए कि उसके ट्रेनिंग में जो अभी तक तथ्य है कि हमने 2006 में ही हम अटैक करना चाहते थे, जो हमारे अंदर का पाकिस्तान है उन्हीं के नुमाइंदे के द्वारा। तो कहते हैं वो हमारे यहाँ आरडीएक्स और वो पकड़ा गया और ये सब कुछ पकड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, वो जो क्या नाम था उसका, जैबुद्दीन अंसारी अबू हमजा 2012 में पकड़ा गया था। उसने कहा कि ढेर सारे हमारे AK-47 और आरडीएक्स पकड़ा गया था, तो हमने इसको अबैंडन कर दिया। तो अगर 2008 में इतनी बड़ी अगर तैयारी इनको करनी थी, हमला करना था, तो उसकी तैयारी कब से शुरू हो गई होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? मैं तो फौज में रहा हूं, मैंने भी लोगों, हमारे यहाँ कमांडो कंपटीशन होते थे, इंटर बटालियन कमांडो कंपटीशन। भाई कम से कम 3 महीने लगते थे हमको एक प्लेटून को पूरा, मतलब वो कमांडो उसको ट्रेन करने में। तो इसमें आप देखिए कि आप मुजफ्फराबाद में उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर मंगला डैम में उनकी ट्रेनिंग हुई। और ये नहीं, वो केवल 10 लोगों की नहीं, उसमें 100 से ज्यादा लोग थे। उसके बाद इनको इंडोक्ट्रिनेशन, आप समझिए इंडोक्ट्रिनेशन में कितना टाइम लगता है। उसके बाद इनको बेसिक कॉम्बैट, अनआर्म्ड कॉम्बैट, उसके बाद उसमें एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग मतलब जिसको वो दौरे खास बोलते हैं वो ट्रेनिंग। फिर जब आप दौरे खास के गुजरने के बाद फिर स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग, फिर मरीन ट्रेनिंग, मरीन नेविगेशन में, फिर आपको फिदाइन का ट्रेनिंग, मतलब आपको सुसाइड बॉम्बर बनाने के का जो इंडोक्ट्रिनेशन और मोटिवेशन। उसके बाद ये आपने सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, ताज होटल, ओबराई, ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी तक इत्यादि। मतलब आप समझिए कि इसमें कितना समय लगा। तो ये तो कम से कम 2-3 साल पहले से शुरू हो गया होगा सर, जब ये सब आपके मालेगांव 1 हो रहे थे उसी समय ये सब हो रहा था, इजंट इट? जब समझौता एक्सप्रेस वाला हो रहा था तो उस समय हो रहा था। तो ये 2008 की तैयारी तो बहुत पहले पहले से शुरू शुरू हो गई थी। और उसके बाद आप सोचिए कि इनको ऐसी ट्रेनिंग मिली कि वो एक वो वेसल था, आप तो मर्चेंट नेवी में रह चुके, एक फिशिंग वेसल था कुबेर, जिसका वो अमर सिंह सोलंकी उसका वो था, वो बाय द वे ही हैड स्टेड इन कराची जेल ऑल्सो। उसको उसको वेसल को इन्होंने सीज किया, उसको हाईजैक किया, 4 लोगों को मारा। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू मीन टू से कि ये 2 साल की और 1 साल की बात है। और डेविड हेडली का यहाँ रिकॉनेसेंस करना, लोगों से संपर्क स्थापित करना। वो बॉलीवुड वाला जो है, बॉलीवुड में जुडिशरी में एक तो महिला है, वो अभी भी रोती फिर रही है, क्योंकि उसका वो पूरा थ्योरी डिबंक हो गया है। फिर पूरा एक एक सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटी एपरेटस को सबवर्ट करना, एक पूरा मतलब स्टेज बनाना हिंदू टेरर का। वो पहली बात कि वो बहुत उसके लिए समय चाहिए, 2-3 साल, 3 साल का कम से कम समय चाहिए। और आपको पॉलिटिकल फैसिलिटेटर चाहिए, ये दोनों के बिना हो नहीं सकता है। तो आप देखिए, एक बात बताइए सर कि मालेगांव 1, जैसा आपने कहा 2006, आपके दर्शकों को बता दें मालेगांव 2006 में हुआ था। वहां कुछ साइकिल बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए थे। वहां पे कोई 1 दर्जन से ज्यादा हमारे मुसलमान जो सिमी के लोग शामिल थे, वो सारे पकड़े गए। और उस समय जो एटीएस जो था महाराष्ट्र का,
उसके हेड थे रघुवंशी, डीजीपी एक पसरीचा थे। मुझे आज भी याद है मिस्टर पसरीचा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने हर पहलू से जांच करके हमने इन कल्प्रिट्स को हमने नैप किया है। ठीक है सर। तो उन्होंने ये किया। और यार सिमी वालों ने मस्जिद में ब्लास्ट क्यों किया था 2006 में? और ये बाद में मस्जिद, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा बहुत पहले से प्लान था कि साहब हमको जो है जी इस सर, जी डिफरेंट सर, टेरर ये एस्टैब्लिश करना जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस समय तो बात नहीं लोगों को समझ में आ रही कि आखिर ये पहले देखे कि ये देखो, पहला चीज तो ये दिखाना था उस समय कि देखो ये टेररिज्म का कोई कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। ये तो अब अभी भी ये बकते फिरते हैं ना ये चीज। तो वो हाँ, चीज टेरर है दैट तो है, ये है? हाँ, सो दैट हैड टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसके उसके बाद से सर ये अ, जब ये हुआ तो फिर उसके बाद समझौता हुआ और ये हुआ, सब लेकिन सबसे बड़ी बात है, दर्शक इस बात को समझ लें कि फिर इन्होंने मालेगांव 2 करवाया। अब मालेगांव और 2 बीच में इसलिए 2006 और 2008 के बीच में तो 2007 का समझौता भी, एक्सप्रेस वाला भी तो शामिल है। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। आई एम टॉकिंग अबाउट 2611 और एंड इन्होंने मालेगांव। स्वामी असीमानंद को भी फंसाया था। जी जी सर, तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पे। तो 26/11 जो है, एक बात बताइए कि मालेगांव भी महाराष्ट्र में, 26/11 भी महाराष्ट्र में। हाउ डू यू रिकंसाइल द टू इन अ गैप ऑफ 15-20 days? भाई, अगर अगर हिंदू टेरर का इन्होंने कहा कि मैं मालेगांव 2 के बाद एक बहुत बड़ी साजिश है पूरी हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा हिंदू टेररिस्ट का नेटवर्क है। अरे हिंदू टेररिस्ट का नेटवर्क है तो मालेगांव भी महाराष्ट्र में, 26/11 भी महाराष्ट्र में। मालेगांव में हिंदू टेररिस्ट और 26/11 में भी स्टिल अजमल कसाब वाज कॉट हिंदू टेररिस्ट। ये क्या तुमने, मतलब अरे पाप की भी कोई सीमा होती है, और क्या इतना बेवकूफ समझ दिया है लोगों को? हाउ डू यू रिकंसाइल दिस टू? तो मालेगांव को अ, अब बताइए, अब मैं आपको बताता हूं क्यों, वाई महाराष्ट्र ओनली। क्योंकि महाराष्ट्र में करना बहुत आसान है। महारा मुंबई में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अंदर का पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग ही नहीं है, उसकी सिंचाई होती है। उसको सींचने वाले ये सब थे। पहले वो हाजी मस्तान था, वो पूरा ये गैंग था, उसके बाद दाऊद गैंग आ गया। तो महाराष्ट्र को क्यों चुना गया? महाराष्ट्र को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, यानी विदेशी महिला की सरकार थी। वहां पे स्ट्रांग दाऊद नेटवर्क था, वहां पे अंदर का पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसको चुना गया महाराष्ट्र को कि भाई कुछ होगा तो। और आपको तो मालूम है, आप तो सर इसमें ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ वो जिस स्टेट में आप जाते हैं, कुछ लोग ना ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, उसी उसी कल्चर में वो ढल जाते हैं। धीरे 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 क्या होता है, जो एबनॉर्मल भी ना उनको नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आपको उसी के बीच में सरवाइव करना है। तो वहां परमवीर भी पैदा होंगे, वहां और भी पैदा, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होंगे। तो अब है क्या सर कि देखिए क्या है, ये 3 जगह अगर आप ये देखें तो, अगर पूरी 26/11 को, तो एक तो महाराष्ट्र का मैंने बोला और आपको मैंने बताया क्यों वहां किया गया।
कांग्रेस गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग दाऊद नेटवर्क। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे ये जो मालेगांव 2 और जो कनेक्शन आप 26/11 के बीच में कर रहे हैं, इनके बीच में लगभग 2 महीने का गैप है, क्योंकि 29 सितंबर को मालेगांव 2 हुआ था, और 29 सितंबर को मालेगांव 2 जब हुआ था तब ये हेमंत करकरे थे वहाँ पे। तो ये कर्नल पुरोहित को इसमें फंसाने का क्या प्लान आया? कर्नल पुरोहित को क्यों इसमें डाला गया? क्योंकि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि मालेगांव 2, लेकिन इनको जो पिकअप जो किया, इनको जो अरेस्ट किया गया, वो आई थिंक जस्ट 20-25 डेज बिफोर 26/11, थोड़ा ये चेक कर लें आप। जी। ठीक है, तो वो क्या, क्यों पिकअप किया गया? इसके कारण थे। एक तो कि दे वांटेड टू क्रिएट अ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है, देखो, एक आर्मी का ऑफिसर इन्वॉल्व है, ऑलिव ग्रीन वाला। एक साध्वी इन्वॉल्व है, गेरुआ वस्त्र वाली। और एक गेरुआ वस्त्र वाला एक बुजुर्ग आदमी, असीम आनंद। अब जब आप इतना स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म ये आप कन्वे कर रहे हो लोगों को, तो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा डीप रूटेड है हिंदू टेरर। इनके यहां तो कहा ही नहीं जा सकता, एक बुढ़ा भी हो सकता है टेररिस्ट, एक महिला भी। केवल बुरके में महिलाएं टेररिस्ट नहीं होती हैं, इसमें भी होती हैं। और एक आर्मी ऑफिसर। ठीक है, अब ये आर्मी ऑफिसर कहां से ये ढूंढ के लाते आप बताओ? अरे महाराष्ट्र से ही ढूंढ के लाते ना। तो महाराष्ट्र से तो ऐसे किसी यूनिट से उठा नहीं सकते थे किसी को, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले को उठा लिया, क्योंकि ये इनकी क्लासेस लेता था। इनकी क्लासेस लेता था, और जब क्लासेस की बात आ रही है तो आ, वो तो आपने खुद ये कहानी आपने साक्षात सुनी थी कि किस तरीके से उस वो क्लास लेने के कारण ही ये इनको अप्रीहेंड किया गया, और क्लास लेने के कारण ही ये बच गया। और कहानी तो आप जानते हैं, कहानी क्या है, इसको कहानी ना बोले। इनको पंचमढ़ी से उठाया गया। पंचमढ़ी से इनको कहा गया कि आपका मूवमेंट ऑर्डर जो है, फौज में एक मूवमेंट ऑर्डर मिलता है, वो दिल्ली का है। रास्ते से उनको ले गया गया एक कोई जगह पे, मुंबई के बगल में। वहां एक पूरे सीनियर ऑफिसर के निगरानी में इनकी इनकी मतलब इनकी रात भर इनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर ऐसा वैसा नहीं, इनको मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, टांगे, इनकी दोनों टांगे बिल्कुल तोड़ दी गई। और उसके उसके बाद से इनके फादर इन लॉ, जो कि एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको पुणे से बुलाया गया। इनकी पत्नी को बुलाया गया। वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी राष्ट्र को सेवा दी थी, वो इसरो या डीआरडीओ में थे, इसमें थे। हाँ, उनको कहा गया कि आप इस पेपर पे लिखिए, इस पर साइन कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे घर आए थे पूना में, और वहां से मेरी गाड़ी लेके गए थे जिसमें हथियार थे। उस बुजुर्ग आदमी ने उस पुलिस ऑफिसर की, मतलब थोड़े देर के बाद उनसे मां बहन एक कर दी लेके, और कहा कि जो करना है तुम कर लो। और उनकी पत्नी ने फिर उस पुलिस ऑफिसर को बोला कि तुम किस गंदे उसकी पैदाइश हो। वो बेचारा फिर, सॉरी फॉर द वर्ड बेचारा, वो फिर उसने कहा कि ठीक है। जब उसने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, थोड़े देर के बाद वो पुलिस ऑफिसर आया। ठीक है, वेरी वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। वो आया और कहा कि आप जा सकते हैं। कर्नल पुरोहित को बोला कि आप जा सकते हैं, आपके खिलाफ हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, हमने सारा छानबीन हमने कर ली है।
तो इसने इसने कहा कि ये टांगे तो आपने मेरी बर्बाद कर दी, अब मैं जाऊं कैसे, कम से कम गाड़ी दे दो। तो उन्हें कहा गाड़ी नहीं, आप यहाँ से किसी तरह बाहर चले जाइए सड़क पे, वहां कोई ना कोई वाहन जा रही होगी, आप लिफ्ट ले लीजिएगा चले जाइएगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप भी तो उधर ही जा रहे हैं, आपका घर उधर ही है, तो आप छोड़ दीजिएगा मुझे एक अच्छे जगह पे जहां से मुझे कुछ मिल जाए। वो बिना कुछ कहे वो सीनियर अफसर जो है वो चला गया। फिर कुछ समय बीता, कर्नल पुरोहित अपने उस कमरे में गए और जहां उनका बैग रखा हुआ था, ये बैग को बेचारा लिम्प करके किसी तरीके से वहां पहुंचे, उसको पैक कर ही रहे थे कि एक सिपाही महाराष्ट्र पुलिस का वो आया और उसने अंदर से दरवाजा बोल्ट कर दिया और उसने कर्नल पुरोहित को बोला कि सर मैं आपके पैर छूता हूं, कृपया आप यहां से ना जाएं, आप मेरे गुरु हैं, आपने एटीएस में हम करीब हमारे क्लासेस लेते थे आप, और आपसे हमारे आप मेरे गुरु तुल्य हैं, हमसे हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आप मत जाइए सर यहां से बाहर। ये देखिए सर, ये पिस्टल मुझे दिया गया है कि आप जैसे ही यहां से निकलते हैं आपको मार दिया जाए और ये पिस्टल आप पर के साथ छोड़ दिया जाए कि आप भाग कमाल रहे है। थे यहां से। ये सब ठीक है सर। परमवीर सिंह और ये आपके हेमंत करकरे, ये सब लोग, इन लोगों का प्लान था। ना जिसका भी ये प्लान हो, लेकिन उसके उसके बाद से दैट इज हाउ। तो मैं कहता हूं सर कि देखिए, चरित्र, तो फिर यूपीएससी इन्होंने एग्जाम चरित्र में। इन्होंने जाने से मना कर दिया वहां से। हाँ, जब उन्होंने कहा तो वो उन्होंने कहा तो इनका प्लान फेल कर गया था उसके बाद से। दैट प्लान फेल्ड। उसको ये था कि इसको इसको किसी तरह ऐसे तो कुछ ये लिखे, इसके फादर इन लॉ ने साइन नहीं किया, वो नहीं किया, इसको कैसे इम्प्लीकेट किए करें। तो वहां से वो उसको ये वाला तरीका उन्होंने अपनाया। दैट इज हाउ ही गॉट सेव्ड। मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखो, यूपीएससी एग्जाम चरित्र नहीं, इट इट हैज, कोई कोई भी एग्जाम, वो कैरेक्टर थोड़ी आपका टेस्ट कर सकता है। तो हो सकता है एक सिपाही बहुत बड़ा चरित्रवान हो और एक पुलिस ऑफिसर इस रंग और मिजाज का और परवरिश का हो। यू जस्ट कांट, मतलब आप ये इस मामले में कोई हमारे यहाँ कोई सिस्टम मतलब है ही नहीं, कहीं भी नहीं है ये सिस्टम। तो मेरा कहने, तो ये तो रही पुरोहित की बात। असीमानंद का आपको मैं बताता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग दिस केस वेरी नो वेरी इंटीमेटली। असीमानंद साहब को कहीं हैदराबाद जेल में रखा गया। सडनली एक दिन आया कि उन्होंने कन्फेशन पे साइन किया। एक कन्फेशन ये किया कहां पे, तो पुलिस जेल के के सामने अंदर। तो, पुलिस के सामने कन्फेशन तो वैसे नहीं भी नहीं 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 एडमिसिबल नहीं नहीं है। नहीं सर, नो नो, इन जुडिशियल कस्टडी। अब ये किसके सामने साइन किया, तो बोला हम मैजिस्ट्रेट को अंदर ले गए थे जेल में। हम्म। तो क्यों साइन किया, अब सुनिए इसका। तो उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम लड़का था, असीमानंद, बुजुर्ग आदमी, उसने बड़ी सेवा की असीमानंद की जेल में। असीमानंद का दिल पिघल गया और उन्होंने फिर वो कागज लेके एक कन्फेशन दिया। और ये असीमानंद जब आ रहा है, वो कहते कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ये तो हमको मार पीट के ये करवा रहे थे ये सब। नाउ यू टेल मी, जर्नलिस्ट को नहीं जाने दिया अंदर, मैजिस्ट्रेट को ले गए, हृदय परिवर्तन का, तो ये सारा कुछ वहां पे हुआ, वहां पर भी ये फेल कर गए। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, ये पूरे 26/11 का सेंटर जो फोकस जो है वो 3 जगह पे था। महाराष्ट्र मैंने बता दिया, मतलब फेवरेबल, करप्ट, सबवर्टेड गवर्नमेंट,
उसके बाद आपका दिल्ली। दिल्ली में क्या था सर? शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने इनवाइट कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी जब 26/11 हो रहा था तो एक विमेन जर्नलिस्ट का, एक विमेन प्रेस कोर है वहां पर, उसको एड्रेस कर रहे थे। 26/11 शुरू हो गया। उनके कान में आके किसी ने कहा कि शुरू हो गया है, और वहां से उनको एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया गया। या पाकिस्तान का था, लेकिन वो आराम से यहां से पाकिस्तान चले गए सर। उसके बाद क्या हुआ सर कि दिल्ली में और क्या कुछ हो रहा था। दिल्ली में पूरी तैयारी पहले से ये राहुल गांधी कर रहा था। एम्बेसडर तिमोती को उसने तो पहले ही कह दिया था कि सबसे बड़ा खतरा दुनिया भर में है तो वो हिंदू टेरर से। उसने पहले ही ग्राउंड वो तैयार कर रहा था। दिल्ली से ये दिग्विजय सिंह बात कर रहा था करकरे से। आज तक मुझे बात ये समझ में नहीं आई कि एक आदमी जिसका कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं था उस समय, हाउ वाज ही टॉकिंग टू ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ए पुलिस ऑफिशियल, जिसका चैनल ऑफ रिपोर्टिंग कुछ अलग है। ठीक है, wasn't it a breach of official secrets act? तो ये भी दिल्ली दिल्ली से हो रहा था। पाकिस्तान में क्या हो रहा था सर? पाकिस्तान में हमारी जो वॉर रूम थी, होम मिनिस्ट्री की, पूरी होम मिनिस्ट्री के वॉर रूम को वहां बैठा दिया गया था पाकिस्तान में। कैन यू इमेजिन दिस? हाँ, वो तो पूरा आपके वो बताते हैं ना। हाँ, तो आपको मालूम है जब ये 26/11 हो रहा था, इनको पता था नहीं पता था, बट आई नो दैट इनको अच्छी बियर वियर दे के, स्कॉच स्कॉच पिला के इनकी अच्छी खासी खातिर हो रही थी। एक ऐसे देश में, इस्लामिक देश, जहां लोग शराब नहीं पीते हैं, जहां पर प्रोहिबिशन है। हाँ, मुसलमान का तो हराम है ना शराब पीना सर। तो वो नहीं कर रहे थे। अब ये क्या था सर, आप देखिए, एक आईबी का ऑफिसर था राजेंद्र कुमार, उसको लगा कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला, कुछ गड़बड़ है, कहीं से कुछ खबर होगी उसको। वो भाई साहब यहाँ चले आए, और बड़े अच्छे अफसर थे, अपराइट अफसर थे। वो यहाँ आते हैं तो उनके पीछे ये विदेशी महिला का पूरा सिस्टम पड़ जाता है उनके पीछे। फिर उनको कहा जाता है कि आपसे आईबी पूछताछ करेगी। ठीक है सर। तो क्या किया आपने? पुरोहित को लेके मिलिट्री इंटेलिजेंस को आपने अवॉइड कर दिया, ये आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये आईबी के लिए, आईबी के एक उसको आप राजेंद्र कुमार के जरिए आपने आईबी पर हमला बोल दिया। सारे इंटेलिजेंसीज का आपने लड़वा दिया। आरएनडब्ल्यू में कहीं से केरला का आपने उठा के लाके रखा हुआ था। सो द होल इंटेलिजेंस एपरेटस वाज सबवर्टेड। ठीक है सर। अब है क्या, मैं आपको बता रहा हूं सर कि अभी आजकल आप बहुत थ्योरी, आज भी अखबार में है, कल भी आया था, कि इनको ब्रीफ ही नहीं था कर्नल पुरोहित को कि अभिनव भारत में पेनिट्रेट करें, या उसमें पे। सर एक बात बताऊं आपको, कोई ब्रीफ नहीं होता है इस तरीके का। मान लीजिए, मैं क्या होता है इंटेलिजेंस में, आपको यू हैव टू कीप योर फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट वेरी वाइड। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं लंदन में पोस्टेड हूं और एक इंट ऑपरेटिव, मेरा ब्रीफ है लंदन एंड यूरोप के। तो क्या वहां अगर पाकिस्तान के बारे में कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं नहीं दूंगा? हो सकता है बिल्कुल, आपको बिल्कुल, लंदन में बिल्कुल, हो सक हो सकता है कि, और हो ऐसा होता भी है कि आपको जितना पाकिस्तान पर इंफॉर्मेशन लंदन में मिलेगा, उतना आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान में पोस्टेड होके भी नहीं मिलेगा सर। ये बात जान लीजिए, इससे ज्यादा मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं। बट दिस इज हाउ
ये बड़ा नेबुलस चीज होता है सर, कोई राइटिंग में ऑर्डर नहीं होता ये सब चीज का। लेकिन जो इसने रिपोर्ट्स भेजी, उस रिपोर्ट्स का मुझे इल्म है। फॉर एवरी ओ, स्टेप विच एवर ऑर्गेनाइजेशन ही पेनिट्रेटेड, वो ही केप्ट हिज पीपल इन्फॉर्म्ड, एंड दिस आई कैन टेल यू विथ every ounce of integrity or atom of integrity in my command. उसके बाद इसका एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। मोर देन 2 डजन ऑफिसर्स दे डिपोज्ड इन फेवर ऑफ हिम। लेकिन आज देखिए चला रहा है, आज के भी अखबार में है, कल के भी अखबार में था ये और एक पर्टिकुलर अखबार ये चला ही जा रहा है ये थ्योरी। तो क्या है सर कि आप देखिए इसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का विदेशी महिला का मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर इसका बेटा एम्बेसडर को बोल रहा है कि हिंदू टेरर के बारे में, तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? दूसरा चीज, उसके बाद ये इशरत जहां को लेके, शोराबुद्दीन को लेके, जो ये तो प्राइम मिनिस्टर थी ना सर उस समय, सरदार जी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर था। तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसका है कि नहीं है? आप बताएं। उसके बाद ये कम्युनल राइट्स बिल लेके आती। जब ये सब विफल हो गया हिंदू टेरर का, शी कम्स आउट विद कम्युनल राइट्स बिल। मैं आपके दर्शकों को थोड़ा अनुरोध करूंगा कि इसको पढ़ लें। हाँ, वो कम्युनल राइट्स बिल तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। मैं एक में आपकी इसी नहीं पे नहीं रहता हूँ, मालेगांव पे। नहीं नहीं मालेगांव में चूंकि साध्वी प्रज्ञा को भी इसमें जो है वो फंसाया गया था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि बाहर निकल पेगा, और लगातार वो कहती रही है कि उनके ऊपर ये दबाव था कि वो मोहन भागवत जी को, मोदी जी को, और आपके इंद्रेश जी को, और कुछ और लोगों का नाम ले रही थी कि साहब कि इनका नाम ले लो तो तुमको छोड़ देंगे। तो ये मोदी को फंसाने की जो साजिश है, ये 2002 के तुरंत बाद से या उससे पहले से ही चल रही है। ये मोदी से तभी से ही आशंकित थे क्या कि मोदी जो है इनको हटा देगा, या मोदी में इतनी दम है कि वो इनको चुनाव में हरा देगा। क्या बात थी ऐसी? देखिए सर, क्या है कि जब मोदी साहब गुजरात गए तो ही इमीडिएटली गॉट डाउन टू हिज जॉब। और धीरे धीरे जिस तरह से उनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, यंग आदमी थे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे थे, तो उनको कहा भाई इस आदमी को हटाना है, चीफ मिनिस्टरशिप से इसको हटाओ। तो वहां आपको मालूम है फिर वो जो आपका वो गोधरा कांड हुआ, सिर्फ इस आदमी को हटाने के लिए, सिर्फ के राइट्स करवा दो और उसके इसको हटाओ, ताकि ये जो नालायक जो है इसके लिए रास्ता साफ हो जाए। ये सब विदेशी महिला का षड्यंत्र है सर, सब विदेशी महिला, कि इसके लिए रास्ता साफ हो जाए। जब उसमें ये विफल रहे, तो उसके बाद इन्होंने फिर इनको पॉलिटिकली वे दे कुड नॉट रिमूव हिम, फिर जुडिशरी से किया। एक आपको याद होगा कि एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बेटी को भेजा गया हिमाचल हाईकोर्ट में कि इसको फिक्स करो जुडिशरी के द्वारा, उसमें भी विफल हो गए, वहां से भी फेल हो गए ये। उसके बाद इनके लाइफ पर भी अटेम्प्ट हुई सर, बीच में वो इशरत जहां को इन्होंने ही फिक्स किया था टू असैसिनेट मिस्टर मोदी, वो भी विफल हो गया। लास्ट में इन्होंने पटना में इस पर हमला करवाया सर, एंड आई वाज प्रेजेंट व्हेन दिस दैट अटेम्प्ट वाज मेड। जब वो ब्लास्ट हो रहे थे ग्राउंड में, मैं था वहां पे, आई वाज मौजूद और मैंने सारा नजारा मैंने देखा था।
और आज आपके दर्शकों को एक मैं बात बताऊं। ये क्या हुआ सर कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, उस समय पटना में था। तो जहाँ पे ये रैली थी, तो अ, बड़ा उस समय इंथुजियाज्म था। अक्टूबर 2013, आई थिंक इट वाज, उस समय था। तो ऐसे ही बड़ा इंथुजियाज्म था लोगों में कि मोदी हैड बिकम वेरी, एक बड़े, बहुत बड़े दावेदार थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो बड़ा इंथुजियाज्म था लोगों में। तो ऐसे ही घूमते घामते मैं घर में बैठा हुआ था, मैंने गाड़ी उठाई, 5 मिनट का ड्राइव है। मैं कहा देखे यार क्या माहौल है गांधी मैदान। सो आई वेंट देयर, अपनी गाड़ी पार्क की। संजय बेस स्कूल है सामने, जहां मैंने 5 साल मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो वहां से मैं अंदर घुसा। मैं पैजामे कुर्ते में था, तो कई नेता लोग सोच शायद कि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ। हम्म। सर हम्म। मैं घूमते घामते मैं गया, अब सबने मुझे नमस्ते किया, मैंने भी उनको नमस्ते। ऐसे ही बस देखते थे बचपन में, जहाँ पे ये मीटिंग हो रही वहां पर बहुत फुटबॉल और बहुत क्रिकेट खेला है। तो वहां पे मैं गया, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। राइट अप टिल डायस देयर वाज नोबडी टू स्टॉप मी। और तब मुझे लगा, क्योंकि मैं इसका मुझे आइडिया है क्या होता है कि जब भी आप तो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ कि हाँ, जब तो भी पूरा ऐसा कोई, ब्लू बुक से गवर्न होता है, और हाँ इतनी हाँ, तगड़ी सिक्योरिटी so होती है हर so चीज में। so you have to sanitize the area and then coordinate। खैर उस समय इनके ऊपर राहुल तो ब्लू बुक गांधी, लागू नहीं थी, लेकिन जितने भी बड़े इस तरह के इवेंट होते हैं उसमें सब में जो है वो लेयर्ड सर सिक्योरिटी होती है। he was the chief minister of गुजरात। हाँ, ठीक और है जो सर। कुछ भी कर रहे थे वो जो गुजरात से आई हुई टीम थी वो कर रही थी, बिहार वाले तो तो कुछ ही नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ सर, अगले दिन जैसे ही भाषण हो रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था। तो एक मेरा कजन आया, उसने बोला, मैं बोला कि देखो अभी सब ये छोटे वाले लीडर बोल रहे हैं, मोदी साहब आएंगे तो वहां से जब चलेंगे, तो एयरपोर्ट से, तब हम यहां से निकलेंगे। तो थोड़ी देर के बाद देखा कि इधर ब्लास्ट शुरू हो गया। फिर दूसरा ब्लास्ट हुआ 5 मिनट के बाद। तो फौजी हूं, एक थोड़ा सा वो होता है कि चलो देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है ये। तो वहां मैं गया, देखा तो सर एसपी के यहाँ पे खून वून लगा हुआ था उसके शर्ट पे। एनीवे, द होल सिचुएशन वाज कंट्रोल्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब वहां से लोग निकलने लगे, तो स्टैम्पीड सा हुआ, सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अभी यहीं खड़े हो जाते हैं। तो एक वहां पे ट्विन टावर है, उसके नीचे में खड़े हो गए, जस्ट टू फॉर द क्राउड्स टू अबेट। तो एक वहां एक आदमी था खड़ा, वो मेरे को कहता है कि सर, हम तो सुबह ही आ गए थे 5 बजे, यहाँ 5-7 बजे सुबह। और मेरे को कहता है कि सर जानते हैं अपने बिहारी उसमें टोन में कि जानते हैं सर, वो देख रहे हैं वो ठेला वाला, वो हम उसके यहाँ नाश्ता कर रहे थे। तो हमको बोला कि कहाँ आए हैं, रैली में आए हैं, आपको मालूम नहीं यहाँ तो चारों तरफ बम पिट है। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। और वो कोई बोला कि मैं बक्सर से आया हूँ, साहब को लेके आया था यहाँ पे, कोई लीडर को लेके आया होगा। सो देयर वाज अनदर मैन विथ हिम हु सेड दैट, तुम क्या बकवास करता है ये, वो ही थॉट कि कुछ ज्यादा बोल गया ये। बट ये है सर, ये हुआ था। सो दे ट्राई टू किल हिम, दे ट्राई टू किल मिस्टर मोदी देयर आल्सो। तो ये सारे विफलताओं के बाद अब ये देखिए, ये क्या है, एक सड़क छाप नेता, सड़क छाप क्या, एक जिहादी पार्लियामेंट में चला गया, वो भी अंदर के पाकिस्तान का है, सब जानते हैं उसको। वो कहता ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है। ये विदे, ये विदेशी महिला का ही पार्टी का है। उसके बाद आप देखो ये जो मिसेस वाड्रा जो है, वो जो लोग वहां पे मार्टिर हुए थे,
उनका नाम ले रही है, कह रही भारतीय भारतीय भारतीय। अरे भारतीय सही तो किसी ने बोला भारतीय हिंदू, उसको अंदर के पाकिस्तान ने मारा था। और ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर। अरे वाह भाई, आप अंदर का पाकिस्तान को सींचते रहो और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोलो कि आपका फेलियर हो गया। कोई कह रहा है, आई रेड वन फॉरेन सेक्रेटरी, वो कह रही है कि जब ये पाकिस्तान से अंदर आ रहे थे तब क्यों नहीं रोका गया, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अरे मैडम, पूरा का अंदर है, अंदर में पाकिस्तान है। थैंक गॉड, इसीलिए मैं कहता हूं कभी फॉरेन सर्विस वाले को एनएसए नहीं बनाना चाहिए। यस, यू रीड दैट आर्टिकल। वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं एंड ये कह रही कि वो कब आया। अरे भैया, प्रॉक्सी वॉर है मैडम। एक प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है? बाहर का पाकिस्तान अंदर के पाकिस्तान के मदद से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। तो ये जो नैरेटिव जो चलाया जा रहा है दीक्षित साहब, इसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन अनदर 5, गिव मी जस्ट अनदर 5 मिनट्स। ये बताइए कि ये अंदर का पाकिस्तान ये आज से थोड़ी तैयार किया गया। ये तो पार्टीशन ही है अंदर के पाकिस्तान। ये अंदर का पार्टीशन पाकिस्तान जो है, पार्टीशन के बाद इसको प्रिजर्व किया गया था नेहरू जी द्वारा। सर, अंदर का पाकिस्तान ने ही पार्टीशन करवाया था सर। हाँ, अंदर के ये पाकिस्तान ने ये पार्टीशन करवाया था और लोगों के कहने के बावजूद कि भाई पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लो, इसको प्रिजर्व किया हाँ, गया। बाकायदा जी, मौलाना आजाद के नेतृत्व में एक वो बनाया गया, एक कैंपेन चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि भाई मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोको। नेहरू जी ने किया ये अच्छा, सब। ये 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 अंदर का पाकिस्तान तो उस दिन साबित हो गया सर, जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट किया। ये सब कि आओ फिक्स्ड हमको मैच था मारो। सर। हाँ, आज आज लोग कह रहे हैं ना, अमेरिका कह रहा है कि तुम सब्सिडाइज कर रहे हो रशियन के वॉर एफर्ट को, वॉर इकोनॉमी को, हम इसलिए तुम पर सैंक्शन लगाएंगे। तुम और चाइना दोनों मिलके कर रहे हो, ये काम तो हो रहा है ना इसके बाद। और ऐसा नहीं है, अगर बाद में ही दे देते तो क्या होता सर? है? तो ये अंदर का पाकिस्तान तो इन लोगों ने, व्हाट वाज देयर मोटिवेशन? क्या इनका मोटिवेशन ट्रांसफर ऑफ पावर का नेशन बिल्डिंग था या इनका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर था? अगर नेशन बिल्डिंग का होता सर, कभी ये डायनेस्टिक जो ये परंपरा जो हमारे यहाँ बन गई, ठीक है ना, ये डायनेस्टिक पार्टीज खड़ी हो गई। अगर ये वाकई में अगर ये राष्ट्र भक्त होते और राष्ट्र निर्माण में अगर ये आस्था रखते, तो ये कभी डायनेस्टिक पार्टीज ये कभी यहाँ पर इस देश में नहीं पनपती। और ये अंदर का पाकिस्तान एक ही, इसमें मुस्लिम्स भी शादी तो है ही, पूरा कम्युनिस्ट, बॉलीवुड, जुडिशरी के लोग, बहुत से लोग है, अभी भी है अंदर के पाकिस्तान। वो तो कहिए कि संविधान जो है ना सर अपना, वो संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे या जो निर्माता जिनको लोग कहते हैं बी आर अम्बेडकर, अगर वो नहीं होते पता नहीं संविधान का मतलब क्या स्वरूप होता, कितना उसमें और अंदर के पाकिस्तान को कंसेशन दे दिया जाता। जस्ट 2 पीपल। और मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था
Ambedkar was very clear on these issues, on socialism and secularism. वो बहुत क्लियर थे उसके बारे में। तो आप एक बात बताएं सर, मैं फिर से यही पूछता हूं कि आप अगर कहते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, जो कि इमरजेंसी में जिसको जोड़ा गया था, तो अगर सेक्युलर स्टेट है सर, तो मान लीजिए आपने फिर हिंदू धर्म को ही और हिंदू सिस्टम को ही आपने इंजीनियर और री इंजीनियर का क्यों ठेका उठा रखा है? आप कहते हैं कि यहाँ पर बहुत मतलब ऑप्रेस क्लासेस है, डिप्रेस क्लासेस है। बाय द वे डिप्रेस क्लासेस वगैरह ना, ये आप सारी टर्मिनोलॉजी ले लीजिएगा सर। प्लीज रीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। I have many times. हाँ, तो आप एकदम ना ये पूरी जो नैरेटिव है वहीं से आई है सर। तो हमारे में बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली डिप्रेस्ड क्लासेस, सोशली ये, तो फिर अगर आप इसको रीइंजीनियर करना चाहते हैं, इंजीनियर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। दैट प्लीज डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ हिंदू कंट्री। और अगर सेक्युलर है तो फिर हम आपको बताते हैं कि मुसलमान में भी बैकवर्ड है, मुसलमान में भी ये है। पसमानदा मुस्लिम जो है वो बिल्कुल वो अशरफ से बहुत अलग है। आपको यह मानना पड़ेगा। प्लीज पुट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन दैट। और फिर वहां वहां आप करेंगे नहीं, वहां आप करेंगे नहीं। और ये देखिए, ये सब पाकिस्तान को बूस्ट करने के लिए। अब आप हमारे में बदलाव है, उनको बदलाव की कोई जरूरत नहीं। वो अपना बदलाव खुद करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे अपने बदलाव के लिए, अपनी संस्कृति और पता नहीं कौन सी संस्कृति को वो करने के लिए। आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाएंगे, लेकिन उसमें 80% सॉरी 50% से ज्यादा आप उसमें हिंदू रखेंगे। तो ये सब क्या है सर? ये सब अंदर के पाकिस्तान। आप देवबंद को पनपने देंगे? आपको ये भी शर्म नहीं आती कि जैश ए मोहम्मद जो है वो देवबंद जो है वो जैश ए मोहम्मद उससे के तरह के ऑर्गेनाइजेशन पैदा करती है? तमाम दुनिया में जो बंदी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं कि नहीं? आपको वो भी शर्म की बात नहीं है? ठीक है। और क्या है सर कि ये अंदर का पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूं। बिहार का चीफ मिनिस्टर जाता है सर पाकिस्तान के दौरे पे। whom does he want to please? अंदर का पाकिस्तान। नेपाल नहीं गया वो कभी। ओसामा बिन लादेन को लुक अलाइक को लेके इलेक्शन में घूम रहा है। वोट मिलता होगा तभी ना सर वो लेके उसको घूम रहा था। ये है सर अंदर का पाकिस्तान। ठीक है। तो ये देखिए, अंदर के पाकिस्तान का पॉलिटिकल लिवरेज बहुत रहा है सर। एक मुख्यमंत्री, आप सबको मालूम है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या, ही वाज टोटली अ क्रिएशन ऑफ आईएसआई पाकिस्तान। ये इससे बड़ा ओपन सीक्रेट कोई कोई हो ही नहीं सकता। वाइस प्रेसिडेंट, आपने देखा एक वाइस प्रेसिडेंट, ये वाला नहीं, ये पिछले वाले, इस वाले के बारे में तो नहीं कह सकता मैं अभी। ठीक है। एकेडमिया में तो ये क्या है सर कि आईएसआई जो है वो ऐसे लोगों को लेवरेज करती है, पॉलिटिशियंस को, जिनका केवल एक ही मुद्दा है, वेल्थ, धन, वंशवाद, मतलब। और इनका जो इनका जो भी मतलब एजेंडा हो सभी है। और अगर आप इस देश में जो पॉलिटिशियन नेशनहुड, नेशन बिल्डिंग, नेशनलिज्म की बात करता है, वो उनके दुश्मन है, वो विदेशी महिला के का दुश्मन है।
तो आपने देखा कि अगर सबसे बड़ा, अगर कुछ ये अंदर के पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ी सफलता आप देखें तो वो था एथनिक क्लिंजिंग ऑफ हिंदूज इन कश्मीर। और मैं सफलता क्यों बोल रहा हूं सर, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा सर। मैं इसको सफलता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दे मैनेज्ड टू पुट ए प्राइम मिनिस्टर, ए होम मिनिस्टर, ए चीफ मिनिस्टर, a senior IB official, and an army general, army corps commander, all all aligned to create the exodus of Hindus from Kashmir. जिस आईबी ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, हमें अभी पता है उन्होंने एक दुल्लत साहब की बात कर रहे हैं आप बताइए कि अगर 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 उनकी, यू रीड दैट बुक, इमेजिन ही सेज कि मुझे गवर्नर ने बोला कि मेरे रिपोर्ट शेयर करो, और मैंने कहा, मैं तो उनके मीटिंग में भी जाना बंद कर दिया, और मैं अपने सबॉर्डिनेट, किसने इन लोगों को इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे रखा है? वो गवर्नर है भाई, he has been appointed by the state and he was subordinate to it. आप भले रिपोर्ट मत दिखाइए, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं उसके मीटिंग के लिए जाना बंद करें? तुम हो कौन? तुमको फरूक अब्दुल्ला बहुत प्यारा लगता है, उसका बाप बहुत प्यारा लगता है। भाई ऐसा है कि है? जगमोहन ने तो जिस दिन ज्वाइन किया जम्मू में ज्वाइन किया, वो तो श्रीनगर पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले ही 19 और 20 की रात में तो सारा कार्यक्रम हो गया। तो सर कुछ लोगों का तो मानना है कि अब ये मतलब एक आईबी का अपरेटस में केवल वही नहीं थे, तो इसने बाकी आईबी के अपरेटस को कैसे सबवर्ट किया होगा? एंड लुक एट दिस सबवर्जन। वाजपेयी साहब बेचारे कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, देशभक्त आदमी थे, लेकिन वहां पर भी आईएसआई, ये विदेशी महिला और इसका जो अंदर का पाकिस्तान का अपरेटस बहुत स्ट्रांग था। परदेश मिश्रा एश्योर्ड कि वो अपरेटस कभी वो ढीला नहीं होता है। एंड दैट इज हाउ दिस मैन, आफ्टर इंश्योरिंग द एग्जिट ऑफ हिंदूज फ्रॉम कश्मीर, he comes and becomes advisor to Vajpayee Sahab on Kashmir affairs. तो सर ये देखिए, ये आईबी में रहते हुए बाद में रॉ का चीफ भी तो बन गया। सर मैं क्या, अच्छा सर एक मैं बात बता रहा हूँ, आज तक उनसे कोई भी एक स्टेटमेंट ऑन जियो पॉलिटिक्स, ऑन रीजनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज, आप अगर एक स्टेटमेंट आप मुझे निकाल के उनका दिखा दें, एक भी स्टेटमेंट, या चलो आपका तो इतना गांव इस्टेब्लिश्ड एंड वेरी वेरी वेल नोन आपका ये प्लेटफॉर्म है, चलो उनको बुला लो, एक किसी पे बुला लो, आपकी कोई एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे आप बुला लो। अभी आए थे कुछ दिनों पहले जयपुर, तो हमारा एक परिचित पत्रकार है, उसने उनका इंटरव्यू किया था, तो उसमें उनसे 2-4 कठिन प्रश्न पूछ लिए, तो वो बिल्कुल बौखला गए और उन्होंने हाथ उठा लिया उसके ऊपर। उसके बाद अरे सर ये जितने ये अंग्रेजी बोलने वाले एंड स्कॉच ऑन द रॉक्स वाले ना सर, ये अंत में ना ये इसी औकात पे उतर आते हैं। इनके पिताजी आईसीएस अफसर थे, तो उन लोग का था ना, ब्राउन साहब लोग का यही था कि वो अंग्रेजी बोलते 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 जब अब कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो अपनी औकात पे उतर आते, तो औकात दिखा दी उन्होंने। Because you see whatever they may propose, but वो चीज तो अंदर की आ ही जाती है ना सर।
वो कितना भी आप वो बोल लो, वो तो आएगी आपको। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है सर कि ये इस बैठक में मैं आपको उन लोगों को प्रणाम करता हूं जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस के लोग थे। उन्होंने विदेशी महिला का जो ये षड्यंत्र जो है, विदेशी महिला और उसके दलाल जो अंदर के पाकिस्तान का हिस्सा है, उनके इस हिंदू टेरर वाली कॉन्स्पिरेसी को विफल कर दिया। दे वेर एक्चुअली फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट अंदर का पाकिस्तान, और इसमें सबने बहुत मतलब बहादुरी का काम किया मिडिल एंड लोअर लेवल्स पे। और उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को का नमन करता हूं तो वो है तुकाराम ओम्बले। वो लगता है कि वो संत तुकाराम का एक तरह से आप जो भी कहिए, उन्होंने एक प्रेरणा ली या क्या हुआ, लेकिन सबसे मेरे लिए गर्व की बात है कि वो फौजी, ही वाज एन एक्स आर्मी मैन। और वो जो उसका रिस्पांस जो था, वो सर वो रिस्पांस आर्मी में ही बिल्ड होता है। उसने उसको नैप किया और उसने गोली चला दी, छलनी कर दी उसका। लेकिन उसने इस इट वाज कोम्बले इट वाज ओमले। ओम्बले ओम्बले सॉरी इट वाज ओम्बले वर्सेस विदेशी महिला। जब मैं विदेशी महिला की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे अंदर के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और बात यहां नहीं रुकेगी सर, आप देखिएगा ये विदेशी महिला और इसका पुत्र, ये इनको मालूम है कि इलेक्टोरल रूट से ये कभी नहीं सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। ये अर्बन नक्सल्स का काम करेगा, ये देश में की जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर ये हमला बोलेगा, ये सिविल वॉर करने की कोशिश करेगा। बाहर की ताकतों से इसका संपर्क है, आपने खुद इसको देखा है। और ये जितने ये हैं अंदर के जो पाकिस्तान वाले, ये सब अपनी बात या तो लंदन में जाके बोलते हैं या कहीं अमेरिका में जाके अपनी बात करेंगे, अपने देश को खुद गाली देते हैं। तो ये हकीकत है सर। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।